हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है लेकर आए हैं वह है गुप्त वंश। गुप्त वंश यानी गुप्त कौन थे, इसके पूर्व क्या हुआ था। तो हमारे जो देखते हैं कि इस समय गुप्तों के वंशों के पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो है कुषाणों और जो है दक्षिण भारत में जो है हमारा सातवाहनों वंशों का शासन था। उनके साम्राज्य के पतन के बाद जो है हमारा भारत में लगभग 100 या 150 वर्षों तक जो है छोटे मोटे एक सामंती राज्य के रूप में जो है राजवंशों में जो है विखंडित हो गया था। लेकिन इस समय जो है देखते हैं कि इसी बीच में मौर्यों की जो साम्राज्यवादी जो लिप्सा थी वह बनी रही थी उसके पाने के लिए, क्योंकि इसी के बीच हम देखते हैं कि मौर्यों के बाद जो फलस्वरूप इनके बीच में एक सत्ता संघर्ष हुआ, वैवाहिक संधियां हुई, साम्राज्यवादी युद्ध हुई, इसकी तैयारियां हुई और यह कार्य जो है जारी रहा इस समय। और हम यहाँ देखते हैं कि मौर्य और मौर्योत्तर काल के आते आते इस समय भारतीय जो भूखंड जो है में उसमें बसने वाली जातियों की संख्या जो है बहुत अधिक तेजी से हुई, जिसमें से में देखते हैं जातियों का किस रूप में हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में अगर हम देखते हैं तो यह जो है हमारा वल्लभी जो है गुजरात के क्षेत्र में जो है यानी पश्चिमोत्तर भारत के सिंध जो है मैदान में। सबसे पहले तो हम पश्चिमोत्तर भारत में हम देखते हैं कि जो है ये हमारा पश्चिमोत्तर भारत में जो सिंध के जो मैदान है वो मैदानी इलाका में देखते हैं कि यहाँ पर सिंध के मैदान में भी जो है आगरा जयपुर के क्षेत्र में जो हम अगर देखते हैं तो अर्जुनायन जो है मालव योद्धे ये सब पूरा जितना भी क्षेत्र है सभी छोटे छोटे जनजाति छोटे छोटे राजवंशों के रूप में जो है उदय होने लगी। इसी तरह हम उत्तर भारत के देखते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है ये हमारा नागवंश, मगराज और मौखरी वंश ये तीन प्रमुख जो है राजवंशों के रूप में जो है उभरने लगे। इसी तरह हम और एक देखते हैं कि जो है पूर्वी भारत में महानदी के पास जो है सारा जो है अबीर हो गया। तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे जो है राजवंशों के रूप में उदय होने लगी। इसी तरह दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी के साइड में जो है यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगा। उसी तरह मध्य भारत में जो सरस्वती नदी के मालवा का क्षेत्र है ये यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी होने लगा। इस समय क्या हुआ था कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वैश्य जातियों का जो है जो हमारे विदेशी जो शासक आए थे शक, यवन, कुषाण जितने भी आए सब लगभग जो है इन क्षेत्रों में जो आकर बसने लगे। अब जैसे ही बसने लगे तो इसी समय क्या हुआ था कि जो है मिश्रित जो है वर्ण संकर हुई, जो हम कह सकते हैं उसको जो है मिश्रित जातियों में जो है रंग गए, यानी भारत की सभ्यता संस्कृति में रंग गया। और यहाँ से जो है बड़े बड़े यहीं से लोग जो है भूस्वामी और समृद्धशाली व्यक्ति होने लगे, यानी लोगों में जो है इतनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति लिप्सा हुई कि एक दूसरे पर जो है युद्ध करके या अपने साम्राज्य को विस्तार करके और सब बड़े बड़े भूस्वामी एवं समृद्धशाली होने लगे। और यह जो है राजनीतिक वर्चस्व के लिए, ये क्या थे, राजनीतिक वर्चस्व के लिए, राजनीतिक वर्चस्व और जो है संरक्षण के लिए, राजनीतिक वर्चस्व और ये दो संरक्षण के लिए जो है साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत होने लगे। ये सभी कुछ इतिहासकार तो बताते हैं कि जो है ये जो साम्राज्यवाद के पीछे धार्मिक आधार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि गंगा घाटी के जो अपनी सामर्थ्य कारण गंगा जमुना का जो क्षेत्र है या गंगा जमुना का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है सामर्थ्य कारण एक साम्राज्यवादी जो है कि भारतीय साम्राज्यवाद की जो भावना है वह पुनः जो है धूरी पड़ने लगी थी। इस समय वह केंद्र के रूप में गंगा जमुना का क्षेत्र फिर से पुनः जो है होने लगी। और इसी समय हम देखते हैं कि मगध की पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो है यानी करने के लिए एकजुट होकर सक्रिय होने लगे लोगों ने। और इसी समय हम देखते हैं कि जो है यहाँ हम देखते हैं कि समानता यही था। इस समय पूरे क्या था, अराजकता फैली थी। साथ साथ हम देखते हैं कि अव्यवस्था और दुर्बलता, ये तीन जो है कारण जो है यहाँ पर चल रही थी, 1 2 3। तो ये तीनों जो है अराजकता, अव्यवस्था, दुर्बलता, ये हमारे यही जो है छोटे छोटे राजवंशों में थी। और ये बहुत ही अराजकता फैल चुकी थी। अपने राजस्व वर्चस्व के लिए, राजस्व संरक्षण के लिए, अपने सुरक्षा के लिए जो है कार्य करने लगे थे। तो इस समय इसी समय इस देश में जो है छोटे छोटे जितने भी छोटे बड़े जितने भी राजवंश थे, इसमें कोई ऐसा
व्यक्ति ऐसा नहीं था या कोई ऐसे शक्तिशाली केंद्र शक्ति नहीं थी जो इस पर जो है विजित करके और इस पर एक छत्र जो है शासन स्थापित कर सके। लेकिन इसी बीच में जो है गुप्तों के अधीन एक सामंतवादी साम्राज्य का उदय हुआ जो मौर्यों से जो है अलग ही कुछ था, क्योंकि बहुत ही गुप्तों का अच्छे साबित हुआ। तो गुप्तों के उदय पूर्व हम देखते हैं कि जो है गंगा घाटी के कई शताब्दियों पर, यहाँ पर गुप्तों के उदय से पहले देखते हैं गंगा के घाटियों पर जो है के बाद लिच्छवी जो है एक गणराज्य था जो पुनः शक्तिशाली होने लगे थे, और इसी समय जो है ये गुप्त वंश का जो है ये उदय हुआ। वंश यानी गुप्त वंश या गुप्त कौन थे, तो इसके बारे में जो है विभिन्न जातियों से जो है बिलोंग कर बताए जाते हैं कि गुप्त कौन थे। गुप्त ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे या शूद्र थे, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है, बहुत सारी बातें अपनी अपनी बातें को रखे हैं। जैसे गुप्त जो है गुप्त ब्राह्मण थे, इसके बारे में जो चर्चा जो की है जो इतिहासकार जो है डॉक्टर रायचौधरी और रामगोपाल जी थे। डॉक्टर जो है रायचौधरी, डॉक्टर जो है रायचौधरी, सॉरी डॉक्टर रायचौधरी का कहना है, और एक जो है डॉक्टर जो है रामगोपाल गोयल, डॉक्टर रामगोपाल गोयल, ये इनका कहना यही है कि ये ब्राह्मण थे। लेकिन इसी के साथ जो क्षत्रिय के बारे में बताते हैं कि ये गुप्त जो है क्षत्रिय थे। क्या थे? गुप्त जो है क्षत्रिय थे। ये पंडित जो है यानी ओझा शंकर यानी पंडित गौरी शंकर ओझा ने कहा था, पंडित गौरी शंकर ओझा। और इसके बारे में एक और इतिहासकार बताते हैं वासुदेव उपाध्याय, और एक है हमारा रखाल दास बनर्जी। ये भी कहना इनका रखाल दास बनर्जी, इनका भी कहना है कि जो है गुप्त जो है क्षत्रिय थे। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इन्हें जो है वैश्य बताते हैं। क्या बताते हैं? वैश्य बताते हैं। जैसे जो है आयंगर महोदय, एलन महोदय, और साथ साथ में जो इसके बारे में बताया कि रामाशंकर त्रिपाठी यानी रामाशंकर त्रिपाठी, इनका यही कहना है कि ये आयंकर और एलन महोदय और रामाशंकर त्रिपाठी का जो है गुप्त क्या थे? वैश्य थे। इसी तरह देखते हैं जो है वैश्य के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है इसका शूद्र बताते हैं। क्या बताते हैं? शूद्र बताते हैं या जाट जाति बताते हैं। जाट जाति से बिलोंग करते थे, और इनका कहना था इतिहासकार जो है डॉक्टर के.पी. जायसवाल का, डॉक्टर जो है जायसवाल का कहना है कि ये जो है गुप्त जो कौन थे? शूद्र या जाट जाति, जायसवाल का कहना है। इसी तरह जो है एक जो हमारा जो है ग्रंथ है, एक है कौमुदी महोत्सव ग्रंथ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि जो है ये जो है नीच कुल के है यानी नीच कुल का है। नीच कुल का जो ग्रंथ है हमारा कौमुदी संवाद। तो कौमुदी जो है महोत्सव में जो है कौमुदी महोत्सव में जो है इस ग्रंथ में जो है ये नीच कुल जो बताया गया है ये गुप्तों के बारे में कि ये जो गुप्त ये लोग थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि गुप्तों का निवास स्थान कहाँ है, यानी विभिन्न इतिहासकारों ने भी जो है तो नोट करते जाएंगे। विभिन्न इतिहासकारों का यही कहना है कि जो है गुप्त जो है कहाँ के रहने वाले थे। तो बहुत सारे से इतिहासकार जो है अपने अलग अलग अपने मत दिए हैं। जैसे जो है हमारा जो है गुप्तों के बारे में जो सबसे पहले दिए हुए हैं, जैसे गुप्तों का मूल निवास, देखते गुप्तों का मूल निवास कहाँ था। तो मूल निवास हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है इसके बारे में जो कौमुदी महोत्सव ही एक नाटक जो अभी बताने का प्रयास करते हैं कि कौमुदी महोत्सव ये नाटक जो है, और इसी नाटक में जो है दिया हुआ है कि नाटक के आधार पर जो है डॉक्टर जायसवाल का कहना है, यानी डॉक्टर जायसवाल का कहना इस नाटक के आधार पर जो है कि कौशाम्बी बताया। कहाँ बताया? ये कौशाम्बी बताया है। जिस तरह से नाटक का आधार को मान करके जो है के.पी. जायसवाल कहना है कि ये कौशाम्बी के रहने वाले थे, कौशाम्बी ही इनका मूल निवास है। डॉक्टर गांगुली का भी यही कहना है। डॉक्टर गांगुली
डॉक्टर गांगुली और एक महोदय जो है मजुमदार मजुमदार का कहना है कि ये लोग जो निवास जो स्थान था मुर्शिदाबाद है। इनका ये कहना है कि मुर्शिदाबाद है। लेकिन अधिकांशा जितने भी इतिहासकार हुए, अधिकांशा इतिहासकार क्या जितने भी अधिकांशा इतिहासकार जो हुए, उनका यही कहना हुआ कि ये जो इनका जो मूल निवास कहाँ है, हमारा मगध ही बताया। क्या है? मगध ही बताया। इस तरह से जो है इन लोगों ने बताया। तो इस तरह से कौशाम्बी एक हो गया, मुर्शिदाबाद और एक मगध, यानी मगध को ही अधिकांशा जितने भी इतिहासकार हैं इन्हीं को माना गया। इसी बारे में हम देखते हैं कि जो गुप्तों का जो है ये मूल निवास के बारे में, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है गुप्त काल का जो है, गुप्त काल का जो है श्री गुप्त जो है, इसके जो जो सामंत थे यानी श्रीगुप्त है। क्या है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें चर्चा हुई है कि ये श्रीगुप्त कौन थे। इनका कार्यकाल जो था हमारा 275 से लेकर 300 ईस्वी तक इनका शासन काल था। लेकिन इसमें इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो श्रीगुप्त था, इसकी जो हमें पर चर्चा कहाँ मिलती है, श्रीगुप्त का सबसे पहले देखते हैं कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि श्रीगुप्त जो था वह जो है गुप्त वंश के पहला जो है राजा था। इसी तरह एक और हम देखते हैं कुमारगुप्त का बिलसन अभिलेख जो है, कुमारगुप्त का बिलसन स्तंभलेख से पता चलता है कि जो है श्रीगुप्त ही जो है इस शासन काल का जो है पहला राजा था। इसी तरह स्कंदगुप्त का भीतरी जो है स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभलेख, तो इससे पता चलता है कि जो पहला राजा जो था श्रीगुप्त ही था। ये हमारा क्या है? स्रोत है। इस जानकारी का कौन कौन से जो है ग्रंथ से हमें पता चलता है, कौन से प्रशस्ति स्तंभलेख से पता चलता है, ये हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन इसमें एक और देखते हैं कि गुप्त वंश का प्रथम जो ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, ये लोग क्या मानते हैं? गुप्त वंश का प्रथम ऐतिहासिक, यानी गुप्त वंश का जो है प्रथम ऐतिहासिक जो है पुरुष कौन थे? पुरुष श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को ही बता रहे हैं कि ये जो थे, यानी गुप्त वंश का प्रथम ऐतिहासिक जो है ये से पता चल रहा है। इसी प्रकार हम एक देखते हैं चीनी यात्री एक निश्चित थे, यानी चीनी यात्री इत्सिंग। चीनी यात्री इत्सिंग, इनका कार्यकाल जो था हमारा जब आए थे तो इनका काल था 671 से 695, 671 से 695 इनका यहाँ भारत में रहा इनका इत्सिंग का, क्योंकि ये चीनी यात्री थे। इन्होंने भी उल्लेख किया है कि श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त के जो चीनी यात्रियों के लिए एक मृग शिखावन बनाया है, यानी चीनी यात्रियों के लिए उल्लेख किया है, अपने पुस्तकों में उल्लेख किया है कि श्रीगुप्त ने जो क्या किया, यानी मृग शिखावन, यानी हमारा देखते हैं ये मृग सारनाथ, ये हमारा सारनाथ का जो है निकट ही है, सारनाथ के निकट है ये शिखावन के निकट क्या है, एक जो है मंदिर का निर्माण करवाया, एक मंदिर का निर्माण करवाया। और साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि जो एक मंदिर को जो है, मंदिर को 24 गांव दान दिया। मंदिर को क्या किया? मंदिर को 24 गांव दान में दिया, 24 गांव दान में दिया इस मंदिर को। उससे जितने भी आय स्रोत जितने भी थी मंदिर को दिया। 24 गांव की जो आय होती थी वह सब मंदिर को समर्पित किया। इस तरह से देखते हैं कि कुछ जो है बनारस से जो है कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, और बनारस से जो है कुछ मुद्राएं जो है प्राप्त हुई है। बनारस से कुछ जो है मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और एक मोहर एक है,
एक मोहर में दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है कि इसका जो मोहर में जो दिया हुआ है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि गुप्त से लिखा हुआ है। एक मोहर में जो है गुप्त से लिखा हुआ है, और यह गुप्त से लिखा हुआ है या किस भाषा में यह लिखा हुआ है? संस्कृत और प्राकृत मिश्रित मुद्रा लेख में लिखा हुआ है, यानी संस्कृत और प्राकृत में, यानी दोनों में जो है मिश्रित रूप से जो है लिखा गया है या गुप्त से यह लिखा गया। एक मोहर में जो दिखाया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक मोहर लिखा है। और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है? इसी सिक्के, इसी मोहर की दूसरी ओर जो है लिखा हुआ है हमारे ये श्री गुप्त से, यानी श्री गुप्त से अंकित है। दूसरी ओर क्या है? श्री गुप्त से अंकित है। और ये श्री गुप्त से क्या है? ये संस्कृत में है, ये संस्कृत में जो है लिखा हुआ है। इस मोहर की पहली तरफ जो है गुप्त से लिखा हुआ है और दूसरी ओर श्री गुप्त से लिखा हुआ है, लेकिन ये संस्कृत और मिश्रित जो है प्राकृत दोनों को मिश्रित भाषा में गुप्त से लिखा हुआ है। दूसरी ओर हमारा देखते श्री गुप्त से को सिर्फ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है मिली है। लेकिन डॉक्टर जायसवाल महोदय का कहना है इनके बारे में कि गुप्त वंश का प्रथम राजा गुप्त ही था। इसकी जो है उपाधि क्या है? गुप्त का जो है ये गुप्त राजा ही जायसवाल का कहना है, लेकिन इनका श्री जो था वह क्या है? उपाधि है। जब ये शासन पर आए, क्योंकि ये शासन पर आए तो ये श्री क्या है? उपाधि धारण किए और बाद में जो है फिर एक महाराज की उपाधि लिए और महाराज की उपाधि लिए फिर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो है गुप्त श्री गुप्त जो थे वो सामंत के जैसा ही था, तो लेकिन बाद में जो है ये हमारा महाराज की उपाधि लिया था और गुप्त जो है इनका नाम था और श्री जो है इनकी उपाधि थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाराज और ये गुप्त है। तो इस तरह से इनकी उपाधियां थी। ज्यादा इनके समय में कुछ नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जो है इनके बाद घटोत्कच का आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है घटोत्कच का नाम आता है। घटोत्कच, ये घटोत्कच का जो कार्यकाल जो है वह 300 ईस्वी से लेकर 319 लगभग ईस्वी तक रहा। 18 या 19 लगभग जो है इनका जो है कार्यकाल था। लेकिन घटोत्कच के बारे में जो है ज्यादा कुछ इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का घटोत्कच के बारे में भी कुछ पता चलता है कि घटोत्कच जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। ऐसे जो है क्या है संस्थापक मानते हैं, लेकिन यह सही नहीं जान पड़ती है, क्योंकि ये सुप्रिय ताम्रपत्र में जो है इन्हें कहा गया है। और एक जो है सुप्रिय, ये तो हमारा सुप्रिय जो ताम्रपत्र है यह जो है सास्कंदगुप्त के समय का है सुप्रिय जो है ताम्रपत्र जो है। और एक हमारा जो है एक और नाम है, यह है प्रभावती गुप्त का जो है पुनः जो है ताम्रपत्र लेख, यानी ताम्रपत्र हमारा प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र लेख में जो है इन्हें क्या कहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक है। लेकिन यह उच्चारण नहीं पड़ती है, इससे बहुत सारे से इसके बारे में कही जाती है। लेकिन ये जरूर तो बात है कि इनकी जो है उपाधि जो महाराज की जो है क्या थी? उपाधि जो थी, उपाधि श्योर थी। इसके बाद इसकी जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद देखते हैं कि गुप्तों का जो है बाद जो है यानी हमारा चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं एक ऐतिहासिक के रूप में जो है एक स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ये भी घटोत्कच क्या थे? एक सामंत के रूप में था, ऐसा जान पड़ता है और श्रीगुप्त का। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये प्रथम स्वतंत्र राजा के रूप में और एक जो है केंद्रीय राजा के रूप में अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया और ये शक्तिशाली था। इनके समय में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। ये क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम का काल का जो समय था 319 से लेकर 350 ईस्वी तक लगभग इनका कार्यकाल था। लेकिन इसकी उपाधि जो था वह उपाधि क्या था? महाराजा धीराज। कहने का तात्पर्य हुआ कि महाराजा धीराज यानी इसका जो है जो एक शक्तिशाली होकर उभरने का एक संकेत है। लेकिन महाराज की उपाधि जो है सामंत के रूप में थी, लेकिन इनकी जो है महाराजा धीराज इनकी जो है उपाधि थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है ये हमारा जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था।
क्योंकि लिच्छवी जो गणराज्य जो था वहीं के राजकुमारी यानी जो है इससे विवाह किया। और इसके बाद हम एक देखते हैं कि जो है ये गुप्त वंश चलाया था, इसी ने जो है सबसे पहले देखते हैं गुप्त में गुप्त वंश चलाया। ये जो अपने 319 ईस्वी को, क्योंकि ये सिंहासन पर राज्यरोहण के समय जो है यही इसी को जो है गुप्त वंश चलाया था राज्यरोहण के समय। और एक इनकी उपलब्धि और थी कि जो है ये सिक्के जो है इनके जो मिले हैं वो सिक्के जो है एक और कुमार देवी का और दूसरी ओर लक्ष्मी देवी का, इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, एक सिक्के में जो है एक और जो है क्या है, एक और कुमार देवी का और दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जो है अंकित है, इस तरह से दिखाया गया। लेकिन इनके जो इनके सिक्के हैं, सिक्के भी बहुत इनके प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है इनका जो है एक प्रयाग प्रशस्ति और एरन अभिलेख और रिजपुर अभिलेख से पता चलता है कि जो है चंद्रगुप्त प्रथम का जो वैशाली यानी बिहार का जो क्षेत्र है, वैशाली का क्षेत्र, और देखते हैं उत्तर प्रदेश का यानी वैशाली और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इन्हीं क्षेत्र तक अधिकार था। यह हमें जो है प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, यानी प्रयाग प्रशस्ति से और जो है एरन अभिलेख से, क्या है, एरन अभिलेख से और रिजपुर अभिलेख से यही पता चलता है कि बिहार का वैशाली और उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश तक जो है इनका जो है अधिकार था। क्या था, अधिकार था किनका, चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकार था, इससे पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है शासन के अंतिम दिनों में क्या थे, ये भी संन्यास ले लिए, लेकिन इसका जो है संन्यास लेने से पहले जो है समुद्रगुप्त को जो उत्तराधिकारी घोषित किया था। इनके जो पुत्र जो थे समुद्रगुप्त को जो है, यानी समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस तरह से जो इनकी सबसे बड़ी चीज थी। एक और हम देखते हैं कि जो सिक्के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लेंगे। इनके जो सिक्के हैं वो सिक्के भी विभिन्न प्रकार के सिक्के जो है मिले हैं, और इन्हीं सिक्के से पता चलता है, ये सिक्के जो है स्वर्ण सिक्के, क्या है, इनके स्वर्ण सिक्के जो मिले हैं वह कौन कौन से मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्के जो है लिच्छवी प्रकार का, क्या है, लिच्छवी प्रकार का है, राजा रानी प्रकार का है, राजा रानी प्रकार का, और इसके साथ साथ एक और जो है नाम आता है कुमार देवी प्रकार का, जिसने पीछे हम बताने पड़े कुमार देवी प्रकार का। ये कुमार देवी प्रकार में जो है कुमार देवी एक और लिखी हुई है, दूसरी ओर जो है लक्ष्मी का चित्र अंकित है। लेकिन ये जो सिक्के में देखने को क्या मिला कि मुख भाग पर क्या है, यानी सिक्के के जो मुख भाग पर जो है ये मुख भाग पर क्या दिया हुआ है कि इसमें जो दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति है, यानी चंद्रगुप्त और कुमार देवी का अंकित, कुमार देवी का चित्र अंकित है। और एक हम देखते हैं पृष्ठ भाग पर, क्या है, इसके पृष्ठ भाग पर क्या दिया हुआ है, इसमें यही दिया हुआ है कि जो है पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी का, यानी सिंहवाहिनी देवी यानी दुर्गा का रूप जो है, सिंहवाहिनी देवी का जो है चित्र जो है अंकित है। और उसमें जो क्या दिया हुआ है कि ब्राह्मी ये देवी का चित्र है, और इसमें अंकित किया गया ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है, यानी इसका ब्राह्मी लिपि में दिया हुआ है लिच्छवई जो है अंकित है। तो मुख भाग पर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र अंकित है। और इसमें एक और दिया हुआ है कि इसमें कंकन, यानी इसमें कंकन मतलब चूड़ी, कंगन हो गया, और इसके अलावा जो है सिंदूरदान, यानी सिंदूरदान का भी जो है इसमें ये चित्र जो है अंकित ऐसा दर्शा रहा है। और अंगूठी भी पहनाने का, क्या है,
अंगूठी, यानी चंद्रगुप्त और कुमार देवी का जो चित्र अंकित है इसमें कंकन और सिंदूरदान और अंगूठी पहनाने का जैसा प्रदर्शित किया जा रहा है सिक्के में। और दूसरी ओर शिवानी देवी दुर्गा का जो चित्र अंकित है वह भी ब्राह्मी लिपि में लिच्छवाई शब्द जो है यह अंकित है हमारा ब्राह्मी लिपि में। तो इस तरह से इनके सिक्कों में इस तरह से मिले। इनके जो लगभग जो है 25 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने? यानी 25 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये हम कहाँ से मिली है, जो अधिकांश जो देखते हैं वह गाजीपुर मिला है। टांडा जो है वह हमारा फैजाबाद और बयाना जो हमारा राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां से भी प्राप्त हुई है। साथ साथ हम देखते हैं वाराणसी से, यानी वाराणसी से भी प्राप्त हुआ है। और भी प्राप्त हुई है, जैसे मथुरा से भी प्राप्त हुई है। मथुरा से भी जो है 25 सिक्के जो प्राप्त हुए लगभग जो है ये हमारा प्राप्त हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके सिक्के जो मिलने से ऐसा लगता है कि बिहार और जो है उत्तर प्रदेश के लगभग जो है चंद्रगुप्त प्रथम का जो है पूरा अधिकार था। और हमारा जो प्रयाग प्रशस्ति और जो है एरन और रितपुर से हमें पता चलता है कि इनका जो बिहार और जो है मुख्य रूप से जो है और उत्तर प्रदेश तक ही इनका शासन रहा। इसके बाद जो हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त इनके जो कार्यकाल में अपने जो है एक विशाल रूप से जो है अपने साम्राज्यवादी विस्तार करते हैं और जो बहुत ही शासन व्यवस्था उनका क्षेत्र जो है बहुत बड़ी हो जाती है। पीछे अगला वीडियो में बताने के प्रयास हम करेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।